हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं और वो टॉपिक आज हमारा है टार्क से रिलेटेड। टार्क क्या है उसको समझेंगे। पहले टार्क की डेफिनेशन देखेंगे, फिर टार्क कब कब लगता है ये देखेंगे, और टार्क कब नहीं लगता ये भी देखेंगे। साथ ही साथ टार्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये भी देखेंगे, और टार्क होता क्या है ये भी आज हम पढ़ेंगे यहाँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए, और आप भी पूरी तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुने और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि हमारी है टार्क से रिलेटेड। तो टार्क से रिलेटेड आज हमारी वीडियो चलेगी। तो टार्क हमारे पास क्या है उसको समझेंगे। तो टार्क का दूसरा नाम होता है पहले टार्क। इसी टार्क को एक और नाम भी दिया जाता है जो कि क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि हमारे पास है, या फिर मोमेंट ऑफ, लिखो ORR, मोमेंट ऑफ फोर्स टार्क कहते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि टार्क आता कब है। टर्निंग इफेक्ट से आता है। और टर्निंग इफेक्ट होता क्या है? टर्निंग इफेक्ट कहते हैं किसी चीज़ का घूमना। देखें, घुमाऊं। अब हम समझेंगे कि टार्क जो कब आता है तो वो समझेंगे। टार्क जो है वो कब आता है, जब हम किसी बॉडी को रोटेट कराते हैं तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, टार्क प्रोड्यूस होता है। जब कोई बॉडी रोटेशन करती है, ठीक है, तो उसमें टार्क आ जाता है। तो आज सबसे पहले देखें, हमारे पास एक होती है लीनियर वेलोसिटी, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। चलो पहले देखते हैं सिंपल। एक क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी, एक होती है लीनियर वेलोसिटी। डिटेल में समझेंगे इसको, वो नहीं करना। लीनियर वेलोसिटी, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो जब लीनियर वेलोसिटी में जो चेंज आता है, जब इसमें चेंज आएगा, और वो चेंज जो आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। तो एंगुलर वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वो हम नहीं लिखेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज जो आता है वो टार्क की वजह से होता है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोई बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करें, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब कवर कर सकती है? जब बॉडी रोटेट करें, ठीक है, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो सकता है। तो अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो टार्क आएगा। इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कौन लाता है? टार्क लाता है। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लाने का मतलब क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाना, यानी कि एंगल में चेंज लाना। एंगल में चेंज लाना, एंगल में चेंज कब आता है? जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करें तो उसके एंगल में चेंज आ सकता है, यानी कि सर्कल में मूव करे। ये देखें, ये एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ में मूव करे, या गोल जिस तरह भी घूमे, ठीक है। तो जब ये जो बॉडी है, इसका एंगल जो है, जहाँ से कुछ चेंज होके ये बॉडी घूमी इस तरह, ठीक है, इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में, यहाँ से यहाँ तक गई। तो अब अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और थीटा एंगल चली है, एंगल आगे गई है। तो इस बॉडी ने क्या कवर किया? बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी इस तरह कवर करती है किसी भी एंगल। इसी तरह जब बॉडी आगे चलेगी तो इस तरह ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो इसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगी। और वो एंगुलर वेलोसिटी किसकी वजह से आएगी? टार्क की वजह से आएगी। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि हमारे डेली लाइफ में जो टार्क है वो हर जगह टार्क ही टार्क है। वो कैसे? जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, घर में इंटर होते हैं, तो वहीं से हमारा टार्क शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो टार्क जो है वो हम जब दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है, तो दरवाजे के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, दरवाज़े की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया तो लाजमी बात है वहाँ पे टार्क लगेगा। ठीक है, कि अब इसी तरह हमारा जो और भी चीज़ें हैं जैसे विंडोज़ हैं उनमें भी टार्क लगता है। जिस तरह हमारे पास बॉटल की जो ढक्कन होगा उसको भी हम जब खोलेंगे तो वहाँ पे भी टार्क लगता है। ठीक है, तो हर जगह पे टार्क है तो हमारे डेली लाइफ में। इसके साथ एक और चीज़ समझेंगे कि अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये बात लाजमी नोट करें, जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वहाँ पे टार्क क्या होगा, बिल्कुल वहाँ पे टार्क हमारे पास होगा बच्चों, टार्क होगा ज़ीरो। जिस तरह हम कहते होते हैं कि जब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी होती है, तो उस वक्त बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन नहीं होता मतलब कोई नेट फोर्स बाहर से नहीं लगती हो। ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही होती है। इसी तरह जब एंगुलर वेलोसिटी में बी कांस्टेंट वेलोसिटी हो, एंगुलर में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हो या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी तो उसमें कोई टार्क नहीं होगा। जिसमें हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जांपल फ़ैन की है। जो फ़ैन होता है, फ़ैन में क्या होता है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है फ़ैन की। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स एक्सिस में तो वो भी घूमता है, फिक्स अबाउट फिक्स पॉइंट वो भी घूमता है, तो वहाँ पे भी जो है कि हमारे पास जो टार्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं कि हमारे पास टार्क कब बनेगा, कि कोई चीज़ घूमे किसी फिक्स अबाउट किसी पॉइंट के अबाउट घूमे, मतलब पॉइंट के गिर्द घूमे, यानी कि किसी अब फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करे, टर्निंग इफेक्ट हो किसी बॉडी का, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट यानी कि गिर्द क्या हो, टर्निंग इफेक्ट हो। टर्निंग इफेक्ट हो मतलब घूमे। ठीक है, बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करे, घूमे, टर्निंग इफेक्ट करे, तो उस वक्त हमारे पास टार्क आता है। तो चलिए हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था टार्क के हवाले से। तो अब हम चलेंगे डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, डिटेल में समझेंगे, डिटेल में कोई बात नहीं रहेगी। ठीक है, जितना हो सकता है। वैसे 9th क्लास के सिलेबस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जब एफएससी के लिए पढ़ाएंगे इसमें और डिटेल में जाएंगे इसी टॉपिक पे, मतलब इसमें भी जनरल चीज़ें वो बताऊंगा जो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। तो डेफिनेशन टार्क की क्या है, टार्क की डेफिनेशन है हमारे पास, द टर्निंग effect produced in a body about fixed point due to applied force is called टार्क कहें या टर्निंग इफेक्ट कहें, मोमेंट ऑफ फोर्स कहें, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करें, उस फोर्स की वजह से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट हो, और उस टर्निंग इफेक्ट की वजह से बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करे, टर्निंग इफेक्ट करे, मतलब अबाउट रोटेट करे, तो उसमें क्या आएगा, टार्क होगा। उसको हम क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे। या दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क भी कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन भी है, वो भी है, आप जो मर्जी है चलो लिख देते हैं वो भी। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क। ठीक है,
ये भी आसान है, डेफिनेशन तो मुश्किल नहीं है कि टर्निंग इफेक्ट होना किसी भी बॉडी का फोर्स की वजह से, तो क्या कहलाएगा, टार्क कहलाएगा। तो चलिए हम अब जाते हैं कि टार्क जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो देखें, टार्क जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, टार्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है, टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद इसका फार्मूला जो होता है हमारे पास वो आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है, या इसका फार्मूला आप लिख लें आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या इसका और फार्मूला होगा हमारे पास और होगा टाउ इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर, आर एफ परपेंडिकुलर भी इसका फार्मूला। ये तीनों फार्मूले हैं। देखें यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जब आप आर क्रॉस एफ लिखोगे तो साइन थीटा नहीं लिखना, जब आप आर एफ परपेंडिकुलर लिखोगे तो एफ साइन थीटा भी नहीं लिखना, किसी एक को लिखना, दूसरे को इसके साथ नहीं मिलाना। यानी कि आप आर क्रॉस एफ भी लिख रहे हो, आगे साइन थीटा भी लिख रहे हो, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं आप बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी साइन थीटा ही होता है क्रॉस का मतलब, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक, वो डिटेल में नहीं जाना इतना, आप ये समझ लेना, ठीक है। तो अब देखें टार्क, टार्क किस पे डिपेंड करता है, अगर फार्मूले के देखें दो चीज़ें, तो हम इससे पहले फार्मूले में हमारे पास एक आर है एक एफ है। आर क्या चीज़ है, एफ क्या है, एफ तो जो अप्लाइड फोर्स होगी, जो हम अप्लाई कर रहे होंगे वो होगी, और एफ आर जो है वो हमारे पास मोमेंट आर्म होता है, और मोमेंट आर्म क्या चीज़ होती है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। मोमेंट आर्म वैसे डेफिनेशन किताब बुक्स में लिखी होंगी, आप वहाँ से भी कर सकते हो, हम यहाँ सिंपल समझेंगे, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। सिंपल समझेंगे, जैसे हमारे पास एक डोर है, ठीक है, हर एक का होता है मोमेंट आर्म, हर चीज़ का, हर वो चीज़ जो रोटेट करती है उसका मोमेंट आर्म लाजमी होगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हिंजेस होंगे, क्या होंगे, हिंजेस, ठीक है। जहाँ पे आपके पास हैंडल होगा, आपके हैंडल होगा, हिंजेस, ये क्या होगा, हैंडल होगा। हैंडल किस लिए होता है, ताकि हम फोर्स अप्लाई कर सकें, ठीक है। हैंडल से लेके, तब देखें हमारे पास जो हिंजेस से लेके हैंडल तक जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा, मतलब मोमेंट आर्म होगा, ठीक है, और मोमेंट आर्म होगा। और ये डोर जो होगा यहाँ पे, हैंडल जो होगा यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। अब जब हम फोर्स जो अप्लाई करते हैं, फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो परपेंडिकुलर होती है आर के, आर और एफ के बिल्कुल क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जो हम फोर्स लगाते हैं वो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर लगाते होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। मैं आपको ज़रा डायग्राम दूसरी तरफ बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरफ परपेंडिकुलर फोर्स और जो मोमेंट आर्म है वो किस तरफ परपेंडिकुलर है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ उस तरह का डायग्राम बना लूँ आपके लिए, ठीक है क्या। ये इस तरह का मेरे पास एक डोर है, मान लो ये खुल रहा है, डोर क्या हो रहा है, खुल रहा है। तो अब देखें ज़रा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये आर है उसी तरह, ठीक है, ये आर है उसी तरह। और अब ये जो फोर्स लग रही है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा जो फोर्स लग रही है और आर के बीच में। अब ज़रा इमेजिन हो रहा है, बिल्कुल देखें 3D शेप बनाई है मैंने, 3D शेप बनाई है। इससे देख के अंदाज़ा हो सकता है कि फोर्स जो हम लगाएंगे वो और दोनों जो मोमेंट आर्म होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टार्क है वो तब बनेगा जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टार्क तब होगा जब परपेंडिकुलर लग रही हो। वैसे टार्क बनेगा अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स ना भी लगाएं तब भी होगा। और अब स्पेशल केसेस भी डिस्कस करेंगे, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं कि टार्क कब बनता है, टार्क कब नहीं बनता है। बनता तो तब होगा, बनेगा तब जब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, मैक्सिमम बनेगा। और अगर हमारे पास फोर्स जो हो किसी एंगल के थ्रू लगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, किसी एंगल पे लगे तो फोर्स जो है टार्क तब भी बन सकता है मगर उतना नहीं बनेगा। अब देखें उसके समझने के लिए हमें
स्पेशल केसेस को डिस्कस करना होगा। स्पेशल केसेस जो हैं वो उनको डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल केसेस को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ऊपर डेफिनेशन वगैरह को, ताकि मैं स्पेशल केसेस को डिस्कस कर सकें। ये फार्मूले हम साइड पे लिख देते हैं ताकि हम इन फार्मूलों को देखें कि ये फार्मूले कैसे बने, तो क्यों इस तरह लिखे जाते हैं फार्मूले, वो भी देखेंगे कि आर एफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, आर एफ साइन थीटा का क्या मतलब है, आर क्रॉस एफ का क्या मतलब है, वो हम देखेंगे। इधर मैं साइड पे करके लिख देता हूँ आपके पास। जो हमारे पास एक टार्क होता है जो कि क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ है बच्चों, समझ गए, आर क्रॉस एफ। दूसरा है टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तीसरा है आर इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, आर एफ परपेंडिकुलर है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब स्पेशल केसेस क्या हैं कि स्पेशल केसेस का मतलब है कि कब टार्क बनता है कब नहीं बनता है, वो हम देखेंगे। स्पेशल केसेस, टार्क कब बनता है कब नहीं बनता है। ठीक है, कंडीशंस का क्या है टार्क बनने की, या इसको क्या कह सकते हो, कंडीशंस, कंडीशन भी कह सकते हो, कंडीशंस, टार्क बनने की कंडीशंस। अब देखें पहले बाद में क्या कर रहा हूँ कि टार्क हमेशा, जैसे मैं ये डोर बनाता हूँ उसी तरह एक सिंपल डोर समझने के लिए। ठीक है, ये डोर है, ये क्या है, मूवमेंट आर्म है, और ये आपके पास हैंडल है। ठीक है, अब आपने हैंडल पे फोर्स नहीं लगाई, आपने दरवाजे के इस साइड पे फोर्स लगाई, अंदर की तरफ, हिंजिस की तरफ, किस तरफ, हिंजिस की तरफ, यानी दीवार की तरफ लगाई जिधर से बंधा हुआ था। तो क्या कोई टार्क बनेगा, नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, टार्क नहीं बनेगा। ठीक है, आपका कोई टार्क नहीं बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें, नहीं बनेगा। किसी और चीज़ की एग्जांपल ले, आप एक पूरे रेंज लें, रेंज आप बनाएं, ये मान ले ये एक रेंज है। इस रेंज में भी अगर देखें तो आप सीधा आगे की तरफ फोर्स लगाएं एफ, यहाँ पे भी ये एफ है। जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी तो कोई टार्क नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी जो फोर्स है वो पैरेलल है मोमेंट आर्म के, या ये कह लें आपकी जो फोर्स है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये हिंजेस है, यहाँ से ये रोटेट करता होता है। आपकी फोर्स बिल्कुल जा रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है, और जाके आगे अगर दीवार वगैरह है, मैं इधर दीवार बनाता हूँ, दीवार वगैरह तो दीवार को जाके लगेगी मगर दरवाज़ा घूमेगा नहीं। इसी तरह आप फोर्स जो है अपनी तरफ भी लगाते हो, किस तरफ, अपनी तरफ, इस तरफ, तब भी नहीं खुलेगा, तब भी नहीं घूमेगा, खुलेगा नहीं ना, तब भी नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि आपकी जो फोर्स है अब भी पैरेलल है किसके, मोमेंट आर्म के। तो याद रखें, याद रखें पहली केस क्या है, पहली केस तो ये होगी when force when applied force will passes through एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ, यहाँ पे ये फोर्स जो है ये इधर से लग रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है, पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन से जब पास करेगी, देन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, देन देयर विल नो टार्क, देन देयर विल बी नो टार्क, कोई टार्क नहीं बनेगा, ये बात याद रखें। पहली केस, फर्स्ट केस इसको कह सकते हैं, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगी, सेकंड केस हम लेते हैं व्हेन, अब टार्क कब नहीं बनता वो बात है, चलिए ठीक है, व्हेन अप्लाइड फोर्स will parallel
टू मोमेंट आर्म देन देयर विल बी, इस बात को समझाऊंगा मैं, देयर विल बी नो टार्क, विल बी नो टार्क, विल बी लिखो, चलो विल बी नो टार्क, टार्क नहीं बनेगा। देखो अब ये मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म ये है, आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हो, आगे की तरफ। इस तरह यहाँ इसका भी मोमेंट आर्म यहाँ तक हो सकता है, यहाँ फोर्स लगाने की जगह, ठीक है। ये पूरा मोमेंट आर्म है, आप पहले तो इस तरफ लगाए, कोई मतलब रोटेशन नहीं हुई, मतलब कोई टार्क नहीं बना, रोटेशन होगी तो टार्क बनेगा ना। तो इसी तरह आप अगर इसको अपनी तरफ फोर्स लगाते हो इस तरफ, तब भी नहीं बनता। जब इस तरफ लगाया तो आपकी फोर्स जो है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो जहाँ से घूमना था नट ने, यहाँ नट होगा ना, वो नट ने घूमना था, मतलब नट जिस घूमता है तो मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में से ये एफ मान लीजिए F1 है, ये F2 है, F1 पास कर रही थी मतलब रोटेशन से, तो ये पहली केस होगी। दूसरी केस में क्या है कि हमने F2 लगाई मगर मोमेंट आर्म के पैरेलल लगाई है, मोमेंट आर्म ये है तो उसी के पैरेलल हमने आगे फोर्स लगाई है, उसी के पैरेलल आगे लगाई है, तो इसका मतलब है हमने मोमेंट आर्म के बिल्कुल पैरेलल फोर्स लगाई है। तो इस वजह से भी हमारे पास कोई टार्क नहीं बनेगा, ठीक है। और टार्क कब बनेगा, टार्क कब बनेगा, फॉर टार्क, देखो केस थर्ड केस, जब खाली टार्क के लिए, फॉर टार्क for torque in a body, the applied force neither parallel nor pass through axis of rotation, वही बात है, neither parallel to moment arm nor passes through axis of rotation through axis of rotation, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी पास ना करे, मतलब कोई और एंगल होता है तो हो जाए मगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास ना करें, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यही था और इसी के बाद हम और डिटेल में सीखेंगे इसी को, ठीक है। यही लेक्चर था। अभी सुबह की अज़ानें हो रही हैं, आप लोगों के साथ आप लोग सुन पा रहे होंगे, ठीक है। सुबह का वक्त है, सुबह की अज़ानें हो रही हैं, तो ये वीडियो उसी टाइम बन रही है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक डायरेक्शन ऑफ टार्क की, भाई टार्क की डायरेक्शन क्या होगी वो देखेंगे। तो हमेशा जो है, अब एक और चीज़ सीखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये सीखेंगे कि हमारे पास जो एक्सिस ऑफ जो फार्मूले बने थे उसमें साइन थीटा क्यों लगा, ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों लगा, वो देखेंगे। तो हमेशा जो टार्क प्रोड्यूस करता है फोर्स के, हमेशा देखें जो भी फोर्स होती है किसी एंगल से फोर्स लगती है, फोर्स हमारे पास कितनी तरह लगती हैं, या तो पूरी की पूरी एक एक्सिस में लगती हैं, यानी कि पूरी की पूरी, अब ये फोर्स है पूरी एक्स एक्सिस में है तो इसका कोई कंपोनेंट हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर कोई फोर्स अपवर्ड है, इसके भी कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा। फिर अगर कोई फोर्स सारी इस साइड पे है नेगेटिव वाली तरफ, फिर भी कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा। फिर अगर डाउनवर्ड है फिर भी कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा। तो कंपोनेंट यानी कि फोर्स को तोड़ना, यानी कि रिजॉल्व करना, रिजल्टेंट में कन्वर्ट करना कब होता है, जब कोई थीटा एंगल पे फोर्स लगे। जैसे ये थीटा एंगल पे फोर्स लग रही है और ये थीटा एंगल पे फोर्स लग रही है, तो अब इसके कंपोनेंट हो सकते हैं, क्या क्या होंगे, एक ये है, इसको क्या कहेंगे, एफ कास थीटा, इसको क्या कहेंगे, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो टार्क होगा वो एफ साइन थीटा प्रोड्यूस करवाएगा बॉडी के अंदर, एफ साइन थीटा की वजह से टार्क लगेगा, न कि एफ कास थीटा की वजह से। चलिए देखते हैं कैसे एफ कास थीटा की वजह से लग रहा नहीं होता टार्क, और एफ साइन थीटा की वजह से कैसे टार्क बनता है वो देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एफ साइन थीटा मतलब
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एफ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक रेंच है, जो एक नट है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या होगा, इसी तरह है हमारे पास, ठीक है। डायग्राम थोड़ी गलत बन सकती है, ठीक है, इतना परफेक्ट, ठीक। अब ये रेंच है, मान ले मैंने फोर्स की इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, ठीक है, थीटा एंगल पे फोर्स लगाई है, ठीक है। अब इस फोर्स को मैंने रिजॉल्व करना है, तो फोर्स को जब रिजॉल्व करूँगा तो एक कंपोनेंट एफ कास थीटा ये होगा, जो थीटा के साथ जो वाली साइड होती है वो बेस होती है, और बेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो बेस के साथ हमेशा कास थीटा रखता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये परपेंडिकुलर होगा, जो कि हमारे पास एफ साइन थीटा होगा। देखना आप एफ कास थीटा, अब इस फोर्स के दो, इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, इस फोर्स के दो हिस्से होंगे, दो हिस्सों में बट जाएगी ये फोर्स, दो हिस्सों में बट जाएगी। अब कैसे, जो एफ खास थीटा है वो फोर्स भी होगी। अब इसका मोमेंट आर्म किस तरफ है, ये है, इसको याद रखना लाजमी है। अब जो एफ कास थीटा है, देखें हमने स्पेशल केसेस में लिखा था, क्या लिखा था, कि जो हमेशा फोर्स जब मोमेंट आर्म के पैरेलल लगे या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो कोई टार्क नहीं बनता। तो यहाँ ये एफ कास थीटा है, ये मोमेंट आर्म के बिल्कुल क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो इस वजह से एफ कास थीटा से कोई टार्क नहीं बनेगा। अब ये एफ साइन थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और यही हमारे पास क्या प्रोड्यूस कराएगी, टार्क प्रोड्यूस कराएगी, ठीक है। तो इसी तरह, इसीलिए हम लिखते हैं एफ साइन थीटा, मतलब आर जो कि मोमेंट आर्म होगा, और एफ साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट होगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं, एफ साइन थीटा लिखते हैं। यानी कि एफ साइन थीटा को हम एफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको हम एफ परपेंडिकुलर, ये क्या है, एफ हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, एफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उससे वो कोई फोर्स हमारे पास टार्क नहीं बनता है, एफ परपेंडिकुलर से बनता है। एफ साइन थीटा लिखने की जगह पे बास बुक्स में एफ परपेंडिकुलर भी लिखा होता है, ठीक है। तो अब हम टार्क की डायरेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं, ठीक है। सिंपल हम डायरेक्शन सीखेंगे, तो इसी डायरेक्शन सीखने के लिए इसी डायग्राम का मैं सहारा लूँगा, ताकि टाइम बच जाए, वीडियो ज़्यादा ना बने, ठीक है। तो अब देखें, कुछ इस तरह है कि डायरेक्शन निकालनी है, तो मान ले कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स कुछ इस तरफ से लग रही है, तो ये एफ फोर्स है, ठीक है, इसको घुमा रही है जी, परपेंडिकुलर लग रही है फोर्स। तो अब डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा दो चीज़ें चाहिए होती हैं। डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो, किससे, राइट हैंड थंब रूल से। टार्क की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल, ये रूल भी है, चलो ये भी बताएंगे जनरल। फिर ये रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा स्क्रू रूल, बड़ा इजी है, स्क्रू रूल से भी हम फाइंड कर सकते हैं दो। चलो पहले स्क्रू रूल को सीखते हैं, ताकि पता चले कैसे। स्क्रू रूल से इस तरह करना है कि आपने स्क्रू को घुमाना है, स्क्रू जो कि पेचकश होता है, उसकी वजह से जो हमारे पास स्क्रू खुलता है, वो देखेंगे। अलार्म लगी है, मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो जो स्क्रू रूल होगा उसकी मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्क्रू रूल की मदद से कैसे, देखें, ये हमारे पास टार्क कैसे बनेगा, स्क्रू रूल से। स्क्रू जो हमारे पास पेचकश होता है, उससे हम जो स्क्रू को बंद करते हैं, तो इसी तरह बंद करेंगे यहाँ कुछ इस तरह। और स्क्रू को कैसा घुमाना है, स्क्रू को हमेशा ये आर से दो डिस्टेंस जाएंगे, एक आर से डिस्टेंस जा सकता है आपके पास, आर से एफ तक, आर से एफ की तरफ स्क्रू को घुमाना है। स्क्रू को आर से एफ की तरफ घुमाना है। आर से एफ की तरफ हम दो तरीक़ों से घुमा सकते हैं, या तो इस तरफ से घुमाएं या फिर इस तरफ से भी घुमाएं, दो तरीके हैं। तो आपने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, टार्क की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, आपने हमेशा आर को, जो शॉर्ट रास्ता है, शॉर्ट रास्ता कौन सा है, ये वाला है, तो इस ऊपर वाले रास्ते से आप क्या करेंगे, घुमाएंगे स्क्रू को, न कि नीचे वाले से। नीचे वाले से घुमाऊँ तो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉक होगा ना, देखो एंटी क्लॉक इस तरह, देखो इस तरह होके एंटी क्लॉक आएगा। यानी कि एंटी क्लॉक हम किसी चीज़ को घुमाते हैं, एंटी क्लॉक किसी चीज़ को घुमाते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, खुलती है। खुलती है मतलब बाहर की तरफ आती है, बाहर की तरफ खुलता है ना, बाहर की तरफ खुलता है।
तो बाहर की तरफ खुलता है तो टार्क बाहर होगा, मगर यहाँ बाहर की तरफ एंटी क्लॉक नहीं घुमाना है। एंटी क्लॉक घुमाओगे तो लंबे रास्ते से नहीं जाना है, टार्क की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए शॉर्ट रास्ते से जाना है। तो शॉर्ट रास्ता क्या है, ये वाला है। तो इस तरफ घुमाओगे, इस तरफ जब घुमाएंगे तो देखो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्लॉक वाइज घूमेगा। क्लॉक वाइज घूमेगा मतलब बंद होगा ना, अब क्लॉक वाइज घूमेगा बंद होगा, देखें बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, बंद होगा। तो इस बंद हो रहा है तो इसका मतलब है अंदर की तरफ होगा टार्क, ये स्क्रू रूल है। इसी तरह हम राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आपने आर से एफ की तरफ फिंगर्स को कर्व करनी है, तो आपको डायरेक्शन मिलेगी आर से एफ की तरफ, मतलब जो शार्ट रास्ते है यहाँ पे भी फिंगर्स को शार्ट रास्ते से कर्व करनी है, मतलब बंद कर देना है। देखो मैं लंबे रास्ते से करूँ तो इस तरह से, इस तरह भी कर्ल कर सकता हूँ ना, इस तरफ से कर्ल कर सकता हूँ, मगर इस तरफ कर्ल नहीं करूँगा, इस तरफ नहीं कर्ल करूँगा। कर्ल किस तरफ करूँगा, शार्ट रास्ते से। शार्ट रास्ते क्या है, इस तरफ से कर्ल कर सकता हूँ। तो जब इस तरफ से कर्ल करूँगा तो कर्व करूँगा तो जो थंब होगा वो इनवर्ड होगा, इसका मतलब है डायरेक्शन इनवर्ड होगी किसकी, टार्क की, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन भी सीख ली है। तो हमारे पास जो डायरेक्शन होती है टार्क की, वो हमेशा जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं और जो हमारे पास मोमेंट आर्म होती है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे लिख लो आखिर में, डायरेक्शन ऑफ टार्क always perpendicular to the direction of applied force and moment arm, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।